अस्सलाम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने 2.30 तक अपने एमसीक्यूज जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2.31 और उससे ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2.31 कहता है एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बटर विल अफेक्ट द मार्केट फॉर मार्गराइन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो वो कहता है कि जो आपका बटर है, जो आपका बटर है और ये जो है मार्गराइन, ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। बटर की प्राइस इंक्रीज हुई है। ठीक है, बटर की जब प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी मार्केट कैसे इफेक्ट होगी। दोनों सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो हम अगर अपनी इस प्रोडक्ट की बात करें जो कि बटर का सब्स्टिट्यूट है, तो उसकी मार्केट के बारे में हमने बताना है। तो से बटर जो कि सब्स्टिट्यूट है इस गुड का, उसकी प्राइस इंक्रीज होने से पहले ये सप्लाई होगी, ये डिमांड होगी। ठीक है, और ये एक्विलिब्रियम होगा E1। ठीक है, और इसके ऊपर ये पी ई होगा और ये क्यू ई होगा। अब जब प्राइस बटर की बड़ी है, जब प्राइस बटर की बड़ी है तो होगा क्या। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक बटर की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि बटर की क्वांटिटी डिमांडेड अब कम हो रही है, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये इधर जाके बढ़नी है। ठीक है, ये डिमांड इसके पास आनी है। ठीक है, इसकी जब डिमांड बढ़ेगी तो इसमें एक शिफ्ट आएगा, इस साइड पे नया इक्विलिब्रियम बनेगा। देखिए सप्लाई पे तो अभी तक कोई चेंज नहीं आया ना, नया इक्विलिब्रियम ये बन जाएगा P2, जिसपे P2 और Q2 आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, प्राइस यहाँ से यहाँ चली गई और क्वांटिटी भी उसकी बढ़ गई। ठीक है, पहले प्राइस बढ़ी होगी और फिर उसकी सप्लाई भी प्राइस के बढ़ने की वजह से लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक बढ़ गई होगी। तो आंसर देखते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मार्गरेन विल डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज तो नहीं हो रही भाई। प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस ऑफ मार्गारीन विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज, प्राइस ऑफ बीफ। अच्छा ये गलत है, ये पिछले में बीफ आना था, यहाँ पे मार्गारीन आना था, ये दोनों गलत ऑप्शन हो गए। तो करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्वेशन प्राइस इज, रिजर्व प्राइस की बात हो रही है। ये क्या होती है, मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट। नहीं, ये गवर्नमेंट तो नहीं सेट करती। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट नहीं। मिनिमम प्राइस अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू गेट फॉर इट्स प्रोडक्ट। सी इज करेक्ट आंसर। मैक्सिमम प्राइस बायर इज विलिंग टू पे फॉर इट्स प्रोडक्ट नहीं, करेक्ट आंसर इज सी। रिजर्व प्राइस वो होती है जो एक सेलर कम से कम चार्ज करना चाहता है अपनी चीज को बेचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्व प्राइस की बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। बिल्कुल, जिस एरिया में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी वहां पर रिजर्व प्राइस ज्यादा रखी जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, अगर वहां पे सब्सिट्यूट होगा तो रिजर्व प्राइस कम रखी जाएगी और वाइस वर्सा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल, अगर कॉस्ट ज्यादा होगी प्रोडक्शन की तो आप उसकी रिजर्व प्राइस ज्यादा रखोगे और वाइस वर्सा। ऑल ऑफ अबव, यस ऑल ऑफ अबव सारे ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी कैन कॉज। अच्छा, लेबर प्रोडक्टिविटी होती क्या है। देखिए, लेबर एक काम कैसे कर रहा है, कितने टाइम में कितने यूनिट्स बना रहा है, ये इसकी प्रोडक्टिविटी है। अगर लेबर पहले प्रोडक्टिविटी दे रहा था से 1 घंटे के अंदर 25 यूनिट्स बना रहा था, अब 1 घंटे के अंदर वो 50 यूनिट्स बनाना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे कि इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा क्या, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू दी राइट। ठीक है, ये सप्लाई कर्व है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो ये पहले इक्विलिब्रियम, अब सप्लाई इस साइड पे आ गई है।
प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, किसी हद तक सही है। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू लेफ्ट नहीं, शिफ्ट इन डिमांड फॉर लेबर कर्व टू लेफ्ट, डिमांड से तो इसका है नहीं, और डिमांड फॉर लेबर की बात ही हो रही है कि डिमांड की लेबर अब बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। शिफ्ट इन डिमांड फॉर लेबर कर्व टू राइट, ये भी हमारे में नहीं है सिलेबस में। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, जब आपका लेबर ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने लग जाएगा, 1 घंटे में 25 यूनिट बनाता था, अब वो 50 बनाने लग गया, इसका मतलब यह कि सप्लाई बढ़ गई और नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से बढ़ी है, तो सप्लाई कर्व में शिफ्ट आई है। ठीक है, और राइटवर्ड शिफ्ट आई। ठीक है, ये देखे ना, राइटवर्ड शिफ्ट आने से आपकी अब क्वांटिटी पहले ये बन रही थी, अब ये बनना शुरू हो जाएगी, तो ये इंक्रीज हुई है, राइटवर्ड शिफ्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सरप्लस इन गुड मार्केट विल, कहता है एक गुड्स की मार्केट है, आपको पता है मार्केट ऐसे नजर आती है जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये सप्लाई कर्व है, डिमांड है। ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम है। अगर सरप्लस है, इससे ऊपर है, ये सरप्लस हो गया ना, देखिए यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर ये क्वांटिटी डिमांड हो रही है और ये क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, तो क्वांटिटी सप्लाई आगे है क्वांटिटी डिमांडेड से, तो ये जो गैप है ये बेसिकली सरप्लस है, इतना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ। तो जब सरप्लस होता है मार्केट में तो प्राइस क्या होती है, प्राइस तब पहले वाले एक्विलिब्रियम से ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। डिक्रीज होगी नहीं, सरप्लस जब है तो इंक्रीज होनी चाहिए, बट करेक्ट है, सही कह रहे हैं, डिक्रीज होगी। ये तो हमने, ये जो मैंने आपको अभी बना के दिया ना, ये तब होगा, इसमें मेरे से गलती हुई है, मैं भी ये एमसीक्यू शायद पेपर में कर रहा होता तो गलत कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि सरप्लस इन गुड मार्केट अगर है तो प्राइस उस टाइम क्या होगी कि सरप्लस आ गया, तो प्राइस ज्यादा होगी तो सरप्लस आता है। बट इस क्वेश्चन में टेक्निकल पॉइंट ये है कि सरप्लस इन गुड मार्केट विल, वो सरप्लस क्या करेगा प्राइस के साथ। ठीक है, अब देखो मार्केट में एक चीज ज्यादा पड़ी हुई है, बिक नहीं रही। ठीक है, वो उसकी रीजन यही होगी कि प्राइस बड़ी होगी तो सरप्लस आया होगा, वहां तक मैं सही जा रहा था। बट क्वेश्चन में वो ये नहीं पूछ रहा था कि सरप्लस होने की वजह क्या है, वो होती तो मैं बताता कि प्राइस ज्यादा हुई है इक्विलिब्रियम से, इस वजह से सरप्लस आया। बट वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सरप्लस हुआ है इस टाइम, अब क्या होगा प्राइस के साथ। देखिए, जब ज्यादा माल पड़ा हुआ है मार्केट में, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और वो बिक नहीं रहा, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये एक्विलिब्रियम मैग्नेट की तरह काम करता है, जब भी इससे ऊपर प्राइस चली जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो लोग बेचने के लिए अपनी प्राइस कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कम करना शुरू कर देंगे, और कम होते होते दोबारा इधर आ जाएगा, तो प्राइस डिक्रीज होगी। ठीक है, सॉरी मैं इस क्वेश्चन को सही तरीके से जज खुद भी नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आप लोगों से भी अगर ये मिस्टेक हो तो उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे बाद में क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। आप बार बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और रिक्वायरमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है आपने। रिक्वायरमेंट को पढ़ते हुए अगर जिस तरह मैंने गलती की इस तरह आपने की तो आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का गया। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि सरप्लस किस वजह से आया है, रिक्वायरमेंट ये थी कि सरप्लस की वजह से प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आया। ठीक है, प्राइस पे क्या इफेक्ट आए तो सरप्लस आता है, वो और क्वेश्चन है। वो अगर होता तो प्राइस इंक्रीज होती तो ही सरप्लस आता। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है कि सरप्लस आ चुका है मार्केट में, अब प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो प्राइस डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिमांड फॉर लैंड इज, ठीक है, डिमांड फॉर लैंड, लैंड क्या है, ये हमारा जो है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसकी डिमांड कैसी होती है, कहता है लेस इलास्टिक, ड्राइव डिमांड, रिसोर्स डिमांड, पीएनसी। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को हम कहते हैं ड्राइव डिमांड, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ, फैक्टर जो है ना लैंड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इटसेल्फ एक रिसोर्स है, तो इसको रिसोर्स डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 रिसोर्सेज है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सो ये रिसोर्स डिमांड भी कहलाती है। ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखना है आपने। ए एंड बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सप्लाई कर्व फॉर लैंड इज, अच्छा ये आपने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सप्लाई एक खास लिमिट तक पाई जाती है, ठीक है? उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, वो एक खास लेवल तक ही जैसे हमने पेरिशेबल गुड की सप्लाई कर पढ़ी थी, ठीक है? आई डोंट नो कि अभी तक आपने वो लेक्चर लिया है कि नहीं लिया, बट हम वो पढ़ेंगे पेरिशेबल गुड की कैसे होती है। लैंड एक ऐसी चीज है जो आप अगर नैरो प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे ना तो आपको लगेगा लैंड की सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको पता है ना, अगर हम एक दुनिया का से नक्शा बनाए तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लैंड नजर आ रही होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है? बाकी यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे लैंड होगी। ये जो लैंड है ना, ये बेसिकली लिमिटेड है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। तो लैंड की सप्लाई ओवरऑल पूरी दुनिया में लिमिटेड है। प्राइस जितनी मर्जी बढ़ रही हो लैंड की, लैंड एक खास लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है? तो इसकी जो सप्लाई कर्व है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, वो कहते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, नेगेटिवली स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। तो बेसिकली इसकी लैंड की जो सप्लाई कर्व है ना, वो आपकी ऐसे बन रही है। तो ये आपने एमसीक्यू याद रखना है, ये आपके लिए हो सकता है नया कॉन्सेप्ट हो, तो इसको हमेशा याद रखना है कि लैंड की सप्लाई कर्व वर्टिकल हो, ठीक है? परफेक्टली इन इलास्टिक या इलास्टिक, ये आपने ये भी याद रखना है कि ये क्या होती है वर्टिकल के, ये आपने खुद रिवाइज करना है कि वर्टिकल जब कोई कर्व होती है तो परफेक्टली इलास्टिक होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। इसको आपने खुद एक दफा रिवाइज करना है, ठीक है? तो याद रखने की बात है कि लैंड की ओवरऑल अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखो ना, तो वो लिमिटेड होती है उसकी सप्लाई, और वर्टिकल उसकी सप्लाई कर्व बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट बिकॉज ऑफ, वो कहता है जो डिमांड कर्व है ना एक नॉर्मल गुड की, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कुछ इस तरीके से राइटवर्ड डाउनवर्ड जा रही होती है राइट की तरफ। उसके पीछे रीजन क्या है? प्राइस इफेक्ट, ठीक है? प्राइस बढ़ रही हो तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है और उसकी वजह से ये स्लो बन रही होती है। इनकम इफेक्ट बिल्कुल सही है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये हमने, आपको याद होगा कि हमने ये रीजन पढ़ी थी कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है। तीन पढ़े थे हमने उसमें, इनकम इफेक्ट होता था, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता था, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता था। तो हो सकता है ऑप्शन डी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, तो फिर तो हम सारे के सारे टिक भी नहीं कर सकेंगे। आंसर है ऑल ऑफ अबव, ठीक है? ऊपर वाले तीनों। अगर प्राइस की जगह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता तब भी आप डी को ही सिलेक्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटवर्ड शिफ्टिंग इन मार्केट डिमांड कर्व, कहता है ये मार्केट की डिमांड कर्व है, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट किस वजह से आ रहा है, ये देख लेते हैं। चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस, नहीं, प्रोडक्ट प्राइस की वजह से तो अलोंग द कर्व मूवमेंट आती है, उसकी वजह से शिफ्ट आते ही नहीं है। चेंज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई डिमांड के साथ लेना देना है नहीं, उसका तो सप्लाई के साथ लेना देना है। चेंज इन सब्सिडीज, सब्सिडीज का भी डिमांड के साथ कोई लेना देना नहीं है, सप्लाई के साथ लेना देना। चेंज इन मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, यस, इनकम की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट आ सकता है, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस में पढ़ा था, अजम्पशंस में भी पढ़ा था। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अ राइज इन डिमांड फॉर पेट्रोल बाय मोटरिस्ट लाइकली टू फॉलो अ राइज इन, वो कहते हैं कि भाई पेट्रोल की डिमांड बढ़ा दी है, मोटरसाइकिल चलाने वाले ही जो लोग होंगे उन्होंने, अब उसकी वजह से राइज आ रहा है प्राइस ऑफ सेकंड हैंड कार। पेट्रोल की वजह से सेकंड हैंड कार की प्राइस क्यों बढ़ेगी? मेरा नहीं ख्याल। प्राइस ऑफ स्टील, नहीं। बस फेयर, यस। चले लास्ट भी देखते हैं। मोटर व्हीकल टैक्स, नहीं। देखें, जब पेट्रोल की डिमांड बढ़ा दी मोटरसाइकिल चलाने वालों ने, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ी होगी। ये देखिए, हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं,
ये उसकी डिमांड और सप्लाई की कर्व होगी नॉर्मल, ठीक है, ये एक उसका इक्विलिब्रियम होगा इसकी डिमांड का। एक नॉन प्राइस फैक्टर था कि अचानक से उसके जो यूजर्स थे वो बढ़ गए, बाइक चलाने वाले लोग ज्यादा हो गए, ठीक है, तो कंज्यूमर बढ़ गए, इसकी डिमांड में इस साइड पे शिफ्ट आया जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई, यहाँ से यहाँ चली गई, और जाहिर सी बात है उसकी फिर क्वांटिटी भी बढ़ गई। जब ये प्राइस बढ़ी, इस प्राइस बढ़ने की वजह से आपको पता है बस जो है वो फेयर अपना पेट्रोल की प्राइस के ऊपर डिटरमिन कर रही होती है। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज की या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लें आप, जो अभी तक आप पढ़ते हैं, उसकी प्राइस बढ़ गई तो बस फेयर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिमांड फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन इज नोन एज ड्राइव डिमांड, ये तो सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्लीमेंट टू कार, कहते हैं इनमें से कौन सी चीज जो है वो कार की कंप्लीमेंट चीज नहीं है। डिमांड की केस में बात हो रही है। पेट्रोल बिल्कुल कंप्लीमेंट गुड है, सीएनजी बिल्कुल कंप्लीमेंट गुड है, नेविगेशन सिस्टम भी कंप्लीमेंट गुड ही लग रहा है, और हमने कहा है कि नोट वाला बताना है तो आईफोन का तो गाड़ी से लेना देने नहीं, तो डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिमांड फॉर फैशन गुड इज नॉट अफेक्टेड बाय, ठीक है, हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था कि फैशन गुड की वजह से डिमांड जो है वो शिफ्ट हो सकती है, और ये नॉन प्राइस फैक्टर, ठीक है। जो लोग फैशन गुड को प्रेफर करते हैं ना वो ये नहीं देखेंगे कि उसकी प्राइस क्या है, सो प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ वो अफेक्ट नहीं हो रही होगी, ठीक है। डिमांड फॉर फैशन गुड इज नॉट अफेक्टेड बाय, सॉरी, फैशन गुड की डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस जो है, सॉरी, डिमांड फॉर फैशन गुड जो है वो प्राइस उस चीज की वजह से उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा होता, जिसने फैशन करना है उसने लेने लेना। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इसका भी फैशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो बेचारा गरीब भी होगा वो भी अगर कोई चीज फैशन चल रही है तो वो उसको कोशिश करेगा लेने की, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फैशन का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, फैशन का एज के साथ कोई लेना देना नहीं है। आंसर इज प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटकम वुड बी एक्सपेक्टेड, पता है टी की प्राइस जो है वो कम होगी, तो आप जरा ऑप्शन देखते हैं तो क्वेश्चन समझ आएगा। अ फॉल इन डिमांड ऑफ कॉफी, ठीक है, कॉफी इसका मतलब है कि टी का सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे, और कॉफी से रिलेटेड वो आपको ऑप्शंस देना चाह रहे हैं। अ राइज इन प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, अ राइज इन डिमांड ऑफ कॉफी, ठीक है, अ फॉल इन डिमांड ऑफ ड्रिंकिंग कप्स। अब इसमें हमने आंसर देखना है कि हुआ क्या। टी की प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड टी की बढ़ जाएगी, ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। इसका एक सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, जिस इसकी डिमांड बड़ी है तो उस सब्स्टिट्यूट जो कॉफी है उसकी प्राइस सेम होगी और उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हुई होगी क्योंकि वो डिमांड इस साइड पे आ गई, ठीक है। तो फॉल इन डिमांड फॉर कॉफी आंसर आना चाहिए, क्योंकि टी उसकी सब्स्टिट्यूट थी और उसकी प्राइस कम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ गुड हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज कॉल्ड, नेगेटिव इनकम इफेक्ट है मतलब इनकम कम होने से उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, या इनकम ज़्यादा होने से उसकी डिमांड कम हो रही है, ये नेगेटिव इफेक्ट कहलाता है। ये कौन सी गुड्स होती है? नॉर्मल गुड के केस में तो ऐसा नहीं हो रहा था, इंफीरियर गुड के केस में ऐसा हो रहा था। आपको पता है कि इंफीरियर गुड इनकम सेंसिटिव होती है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। पब्लिक और मेरिट गुड चैप्टर 1 में हमने जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है। सो हमारे हो गए 2.45। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। अल्लाह।